तो सर्विसेज चेक करना तो आ ही गया होगा आपको, ठीक है। यहाँ से मैंने विंडो आर प्रेस किया, services.msc, और एंटर करते ही आपको जो आपके लैपटॉप के अंदर जितनी भी बैकग्राउंड सर्विसेज चल रही हैं उसके बारे में पता चलेगा। तो डाटाबेस भी क्या है, एक सर्विस है, और सर्विस का यूजर इंटरफेस होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। तो जितनी भी बैकग्राउंड में सर्विसेज चलती हैं उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है। यहाँ पर मैं पी प्रेस करूंगा तो पी की सीरीज में आ जाएगी। अब पी ओ प्रेस करोगे तो डायरेक्टली आप पोस्टग्रेस वाली पे चले जाएंगे। तो आपको कंफर्म ये करना है कि सबसे पहले आपकी कौन सी सर्विस अप एंड रनिंग होनी चाहिए, पोस्टग्रेस की। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये अप एंड रनिंग है। अभी मेरा लैपटॉप क्रैश हो गया इसलिए सारी चीजें मुझे दोबारा से सेटअप करनी पड़ गई है। तो आपका डेटाबेस कंफर्म है, आपका अप एंड रनिंग है। अब आप GUI का यूज कर सकते हैं। तो GUI के लिए आप पीजी एडमिन यूज करेंगे। पीजी एडमिन 4 क्या है, डाटाबेस को एक्सेस करने वाला सॉफ्टवेयर। पीजी एडमिन 4 डाटाबेस नहीं है, समझ में आ रहा है। डाटाबेस तो बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड सर्विस में चल रहा है। तो इस डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए, पोस्टग्रेस डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, पीजी एडमिन। तो पीजी एडमिन मैंने लिया, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मैंने किया, मैंने ओपन किया। अब मैं अपने सॉफ्टवेयर को GUI फॉर्मेट में भी चला सकता हूं। तो इस पीजी एडमिन को, पोस्टग्रेस को जब मैंने इंस्टॉल किया था तब तब मैंने जो यूजर नेम्स रखे थे वो यूजर तो पोस्टग्रेस है, यूजर नेम क्या है, यूजर नेम है पोस्टग्रेस, और पासवर्ड है एडमिन, ठीक है ना। ये दो क्रेडेंशियल से मैं कनेक्ट करके देखूंगा। तो यहाँ पर आप चले जाइए और ऐड न्यू सर्वर। अब यहाँ पर हम पीजी ले लेते हैं। कनेक्शन टाइप में आप जाइए, होस्ट नेम में आपको लोकल होस्ट लेना है, लोकल होस्ट, और यूजर नेम में पोस्टग्रेस, और पासवर्ड में यहाँ पर मैं दे देता हूँ एडमिन, ठीक है ना। और इस पासवर्ड को मैं कर देता हूँ सेव, और ये यहाँ से मैंने किया, देखो कनेक्ट हो गया प्रॉपर। अगर क्रेडेंशियल आप सही डालोगे तो आप कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो यही डिटेल्स यहाँ पर आप देखो, डेटाबेसेस, और डेटाबेस में अभी हमारे पास पोस्टग्रेस नाम का डेटाबेस है, अवेलेबल है। और यहाँ पर अगर पोस्टग्रेस नाम का डेटाबेस है तो मैं यहाँ पर .env के अंदर जाके आप लास्ट जो पैरामीटर होता है वो किस लिए होता है, डेटाबेस के लिए। तो यहाँ पर लास्ट जो पैरामीटर है, पोर्ट नंबर के बाद, पता ही होगा आपको, पोर्ट नंबर के बाद जो होता है वो हम यहाँ पर पोस्ट ग्रेस लिख सकते हैं, ठीक है ना, पोस्ट ग्रेस। यहाँ पर आप देख लेना डबल एस नहीं आ रहा हो। तो दिस इज माय डेटाबेस। कैन आई क्रिएट मल्टीपल डेटाबेस? लेट्स क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। So be specific on which project you are working. You should create as per the database. अगर आप जस्ट डायल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो भाई किस नाम का डेटाबेस बनाओगे, जस्ट डायल। फ्लिपकार्ट का मिल गया तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन नाम का प्रोजेक्ट मिल गया तो अमेजोन। भाई जिस नाम का प्रोजेक्ट मिलेगा उस नाम से आपको डेटाबेस बना के काम करना है एज अ बैकएंड इंजीनियर, ठीक है ना। आप उस डिफॉल्ट डेटाबेस को लेके मत चलो, ठीक है ना। पोस्टग्रेस क्या है, पोस्टग्रेस डेटाबेस के साथ में आने वाला डिफॉल्ट डेटाबेस है, उसको हमें यूज नहीं करना है। तो हम कर लेते हैं, हमें पता है हम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम जस्ट डायल पे काम कर रहे हैं। जस्ट डायल जैसा हम एक बिजनेस डायरेक्टरी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं बैकएंड में। तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम मान लीजिए जस्ट डायल है, तो यहाँ से मैं बैकएंड से क्या क्रिएट कर सकता हूँ, एक जस्ट डायल नाम का, जस्ट डायल, ठीक है, जस्ट डायल अंडरस्कोर डीबी, है ना। और यहाँ से मैंने क्रिएट किया, तो ये मेरा जस्ट डायल डेटाबेस हो गया। अब इसको लिस्ट को कोलैप्स करोगे तो दोनों ही डेटाबेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक पोस्टग्रेस जो आपका सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, उस डेटाबेस सर्वर पर आप कितने डेटाबेस बना सकते हैं, आप मल्टीपल, अनलिमिटेड डेटाबेस बना सकते हैं, ठीक है ना। सो मैंने एक डेटाबेस बनाया जस्ट डायल वाला, और इसके अंदर मेरे पास अभी कितनी टेबल्स है, उसके लिए आप किस में जाओगे, स्कीमा में। स्कीमा में आप नीचे जाएंगे और टेबल्स में जाएंगे, टेबल्स को एक्सपैंड करेंगे, तो आप देखिए अभी एक भी टेबल अवेलेबल नहीं है। मैंने जस्ट डायल नाम का डेटाबेस बना दिया, उसके अंदर अभी एक भी टेबल नहीं है। सो टेबल्स बनाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप प्रिज्मा की जो स्कीमा फाइल है उसके अंदर टेबल का डेफिनेशन, स्कीमा मतलब उसकी डेफिनेशन, स्कीमा का मतलब होता है कि भाई उस टेबल में आपको कितने कॉलम चाहिए,
किस कॉलम को किस टाइप का चाहिए। मान लीजिए आपको टाइटल स्टोर करना है तो आपने स्ट्रिंग ले लिया। मान लो अगर किसी पर्सन की एज स्टोर करवानी है तो फिर आप उसमें इंटीजर टाइप से डेटा टाइप लेोगे, ठीक है ना। तो ये स्कीमा डॉट प्रिज्मा जो फाइल है ये टेबलों के क्या डिफाइन करते हैं, इसके अंदर स्ट्रक्चर, ठीक है ना, और इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्कीमा, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो ये आप स्कीमा डिफाइन करते हैं टेबल का उसे हम बोलते हैं मॉडल, ठीक है ना। मॉडल मतलब टेबल, ठीक है ना। सो प्रिज्मा के अंदर हमें वर्क करने के लिए यहाँ पर आपने अपनी टेबल्स बना दी। अब इसके बाद आप अपनी कमांड यूज करेंगे, पर्टिकुलर कमांड यूज करेंगे। तो यहां से मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूं, इसको मैं पहले सेव कर लेता हूं .env को, पर्टिकुलर .env को सेव कर लेते हैं और इसमें डाटाबेस यूआरएल नाम का कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कैपिटल में लिखी हुई हर चीज .env में क्या कही जाती है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट इक्वल्स टू सम वैल्यू, और कांस्टेंट की क्या होती है, कुछ ना कुछ वैल्यूज होती है। हर वेरिएबल की कुछ ना कुछ क्या होती है, वैल्यूज होती है। तो यहाँ पर कांस्टेंट .env में हमेशा कांस्टेंट लिखे जाते हैं, कांस्टेंट हमेशा कैपिटल में होते हैं, और इस कांस्टेंट में ये हमारी जो भी डबल कोट्स के अंदर जो लिखी हुई है इसको बोलते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। क्या होते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग। डाटाबेस की ये क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग। कौन से डाटाबेस से कनेक्ट करना है, किस डाटाबेस के कनेक्ट करना है, उसका यूजर नेम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, किस होस्ट पे है, किस पोर्ट पे है, और कौन सा डाटाबेस हमें एक्सेस करना है। तो यहां से मैंने जस्ट डायल अंडरस्कोर डीबी मैंने किया। ये स्कीमास देने के बाद आप अपना .env करेंगे, ठीक है। और यहां से आप npx प्रिज्मा जनरेट कमांड चलाएंगे, npx प्रिज्मा जनरेट कमांड चलाएंगे आप, जिससे कि ये कांस्टेंट रीड होके आपके लिए एक क्लाइंट को जनरेट कर देगा जिसके थ्रू आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो देखो इसने मेरे लिए क्लाइंट जनरेट कर दिया, ठीक है ना। ये क्लाइंट कहां पर है, एसआरसी के अंदर, जनरेटेड के अंदर, प्रिज्मा के अंदर है। और ये प्रिज्मा जो क्लाइंट है ये डाटाबेस के साथ क्या करेगा, कम्युनिकेशन करेगा। या तो डाटाबेस को डाटा देगा या डाटाबेस से डाटा मंगवाएगा, है ना। दो ही काम हो सकते हैं, या तो हम डाटाबेस को क्या देंगे, डेटा देंगे, या फिर डाटाबेस से हम डेटा मंगवाएंगे, है ना। तो बेसिकली डाटाबेस पे 4 ऑपरेशन ही होते हैं, कौन कौन से, CRUD, है ना, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। तो ये क्रिएट रीड अपडेट डिलीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इस प्रिज्मा क्लाइंट की, ठीक है ना। इस प्रिज्मा क्लाइंट की मदद से आप अपने ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मुझे एक टेबल बनानी है, टू डू नाम की टेबल, है ना। तो मैंने स्कीमा डिफाइन कर दिया। अब ये स्कीमा डिफाइन कर दिया, मगर रियल में मेरे पास टेबल पड़ी हुई है क्या, आप इसको रिफ्रेश भी करेंगे, क्या रियल में मेरे पास टेबल आई, क्या नहीं आई। इसके लिए प्रोसेस होती है कि स्कीमा के अंदर आप डिफाइन करो और आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी, पुश वाली, प्रिज्मा पुश वाली कमांड चलानी पड़ेगी, जिससे कि ये स्कीमा की जो डेफिनेशन है ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी और आपको क्या मिल जाएंगी, आपकी टेबल मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं कमांड चला देता हूं, कोई कमांड बता सकता है, npx prisma db push, है ना, npx prisma db push। इस कमांड से क्या होगा, इस कमांड से प्रिज्मा जो है वो स्कीमा डॉट प्रिज्मा फाइल को पढ़ेगा, उसके अंदर जितने मॉडल्स हैं उनको भी रीड कर लेगा, और इसमें से वो डाटाबेस से भी कनेक्ट होगा, इंट्रोस्पेक्ट करेगा। इंट्रोस्पेक्ट मतलब मिलान करेगा, है ना, कंपेयर करेगा कि भाई कौन सी स्कीमा इधर है और उसकी टेबल है कि नहीं है। जिसकी स्कीमा हमने डिफाइन कर रखी है मगर टेबल नहीं है तो वो क्या कर देगा, उसको टेबल को क्रिएट कर देगा। सो दिस इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए मैं यहां पर कर रहा हूं, इंटर किया मैंने। अब सारी चीजें अगर सही रही तो आपका जो है वो बेसिकली इंट्रोस्पेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर मैं गया और मैं अपने डाटाबेस को दोबारा से क्या कर लूं, रिफ्रेश कर लो, क्योंकि आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। टेबल्स में गए और शायद इस बार हमें अपनी, देखो टू डू नाम की टेबल मिल गई, ठीक है ना। तो दिस वाज अ पीओसी। पीओसी मतलब आप किसी काम को करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट कर रहे हो। बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं ना, एटम बम और ये जो बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाते हैं, तो वो एकदम से मिसाइलें नहीं बना लेते, वो पहले क्या करते हैं, छोटे छोटे टेस्ट करते हैं। क्योंकि जो छोटे टेस्ट हमारे अगर सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हम बड़े मिशन पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको छोटे छोटे टेस्ट करने हैं। भाई टू डू नाम की टेबल बना ली, फ्रेंड्स नाम की टेबल बना ली, टीचर्स नाम की टेबल बना ली, जस्ट डू बेसिक ऑपरेशन। बेसिक टेस्ट करने के बाद मैंने कोई स्कीमा यहाँ डिफाइन कर दिया, क्या वो मेरे डेटाबेस में सिंक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो
छोटे छोटे टेस्ट करने। तो अब आपको क्लियर हो गया यार, टू डू नाम की टेबल बन गई है। अब रियल टास्क पे आते हैं, जो एक्चुअल जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हमें काम करना है, वो पहले दिन से हम दोबारा बार बार डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट में पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं, और उस पर्टिकुलर कैटेगरीज में हमें क्या करना है, हमने उस वेबसाइट को बनाने के लिए यूआरएल स्ट्रक्चर की प्लानिंग भी हम कर चुके हैं। उसमें हम क्या प्लानिंग कर चुके हैं, यूआरएल सेगमेंट जो फर्स्ट है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, सिटी, और यूआरएल सेगमेंट जो सेकंड है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, सिटीज। और जैसे ही मैं हिट करूंगा उस पर्टिकुलर सिटी का, उस पर्टिकुलर सिटी के उस पर्टिकुलर कैटेगरी के बिजनेसेस लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ये टास्क अचीव करने के लिए हमने प्लान किया था एलएलडी, लो लेवल डिजाइन हमने प्लान किया था। वो लो लेवल हमने डिजाइन जो प्लान किया था उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अगेन एज अ बैकएंड इंजीनियर आपको है ना लो लेवल डिजाइनिंग का अच्छा खासा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि किसी भी चीज को करने के लिए कितनी टेबल बनानी पड़ेगी, कैसे उसका आपस में उन टेबलों का कैसे आपस में उसका इनर ज्वाइन होगा, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी धीरे धीरे। सो वो प्लानिंग मैंने ऑलरेडी कर चुका था, और ये वो 3 टेबल्स थी जिनकी मदद से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसका लो लेवल डिजाइन हमने किया हुआ था, ठीक है ना। सो जस्ट डायल नाम के डाटाबेस के अंदर 3 टेबलें हमें बनानी है। टू डू नाम की एक टेस्ट टेबल हमने बना दी है। इसका मतलब अब ये जो 3 टेबलें बनाने के लिए इन तीनों के हमें क्या बनाने पड़ेंगे, बताइए, तीनों के हमें क्या बनाने पड़ेंगे, मॉडल्स। स्कीमा के अंदर मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, और उन मॉडल्स को दोबारा मैं क्या करूंगा, एनपीएक्स प्रिज्मा डीबी पुश करेंगे, ठीक है ना। सो चलिए यहां पर कॉपी किया, कॉपी किया, ये पेस्ट पेस्ट पेस्ट। चलो एक को कर लेते हैं फिर धीरे धीरे करते हैं, ठीक है ना। टू डू वाला जो हमने किया था उसी को कॉपी किया पेस्ट किया। आईडी तो हमें चाहिए ही चाहिए भैया, बार बार मैंने बोल चुका है, एसक्यूएल के अंदर भी बोला है, दुनिया की कोई सी भी टेबल बनाओ आईडी वाला कॉलम ले लेना, जो कि एसक्यूएल में मैंने क्या सिखा रखा था, आईडी, इंटीजर, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, वो फिक्स है भी। कोई सी भी टेबल बनाओ एक कॉलम तो फिक्स है, कोई सी भी टेबल बनाओ ये 2 कॉलम फिक्स है। आज फिर से नया याद कर लो कि भाई क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, क्रिएटेड क्रिएटेड ये क्रिएटेड एट वाला जो कॉलम है, कोई सी भी टेबल बनाओ सबसे लास्ट वाला कॉलम ये फिक्स रख लेना। कोई सी भी टेबल बनाओगे आज के बाद लाइफ में एज अ बैकएंड इंजीनियर किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई सी भी टेबल बनाओगे भैया 2 कॉलम स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला फिक्स बना लेना, आंख बंद करके भैया ये तो बनाना ही है। बीच में क्या बनानी है वो सोच सोच के बना लेना, ठीक है ना। सबसे पहला वाला कॉलम आईडी वाला फिक्स है, सबसे लास्ट वाला कॉलम क्रिएटेड एट। ये क्रिएटेड एट आपको क्या बताएगा, पर्टिकुलर जो रिकॉर्ड डेटाबेस में गया है, एंट्री गई है, वो कब गई है, ठीक है ना। तब आपने उस वेबसाइट में उस पर्टिकुलर टेबल में आपने एंट्री करी है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे सिस्टम आपने देखे होंगे कि किसी प्लेटफॉर्म पे आप साइन अप करते हो तो अगले साल उसी तारीख को आपको बोल देते हैं कि वेलकम टू योर फर्स्ट एनिवर्सरी या फर्स्ट ईयर ऑफ मेंबरशिप, ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं ना। तो भाई सॉफ्टवेयर को कैसे पता चल रहा है कि आपको 1 साल हो गए इसी तारीख को, क्रिएटेड एट वाले कॉलम से। थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग सोचा करो कभी भी कोई सॉफ्ट, मैं क्या बोलता हूं, मैं बिहेवियर एनालिसिस करता हूं। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उस थॉट प्रोसेस को आप टेबलों के फॉर्मेट में सोचा करो, बहुत अच्छे बैकएंड इंजीनियर बनोगे। तो क्रिएटेड एड का मैंने आपको बताया है, आप कभी देखना कोई ऐसी वेबसाइट देखना जहां पर आप रजिस्ट्रेशन करो किसी भी वेबसाइट पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी टाइप की वेबसाइट पे आप रजिस्टर कर रहे हो, ठीक उसी दिन अगले साल वो आपको क्या बोलता है, आपको कांग्रेचुलेशन करना है ना कि आपके आज इस वेबसाइट पर, इस प्लेटफॉर्म पे आपका 1 ईयर हो गया है। लाइक लिंक्डइन पर आप कोई भी कंपनी का वो पोस्ट डालते हो तो अगले साल उसी तारीख को आपको बोलते हैं वेलकम टू योर वर्क एंड कांग्रेचुलेशन ऑन योर फर्स्ट वर्क एनिवर्सरी। तो सॉफ्टवेयर को कैसे पता चल रहा है भाई, सॉफ्टवेयर को इन कॉलम से पता चलता है। इन कॉलम के अंदर उस पर्टिकुलर टाइम का हम डेट डाल देते हैं, तो जिस दिन मैं ये पर्टिकुलर एंट्री करूंगा उस दिन की वो हम क्या डाल देंगे, टाइम डाल देंगे, और फिर बाद में हम उसके ऊपर लॉजिक्स लगा सकते हैं हमारे ऊपर, ठीक है ना। सो ये मैंने हटाया, ठीक है ना। सो चलिए देखिए, अब अब यहां पर हम प्लान आउट करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सिटीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सिटीज। तो मॉडल का नेम कैपिटल से हम चालू करेंगे, सी फॉर कैपिटल।
इसमें ऐसा कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, बट आप पहला लेटर कैपिटल लेना चाहिए। तो सिटीज, और सिटी का क्या हो जाएगा नेम, और उसको मैंने किस में ले लिया, स्ट्रिंग में ले लिया। टर्मिनल में गए, npx प्रिज्मा प्रिज्मा डीबी पुश, ये कमांड मैंने चलाई, सिटी वाली टेबल देखा हमने, एंड देन ये हो गया सक्सेसफुली। और हम जाएंगे यहाँ पर और हम अपनी टेबल को फिर से क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो देखो सिटी वाली टेबल आ गई, आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। इसके कॉलम्स आप देख सकते हो एक्सपैंड कर करके, ठीक है ना। ये इसके कॉलम्स आपने देख लिए, देखो आईडी लिया आपने, नेम लिया और क्रिएटेड, क्लियर हो रहा है ना। सो चलिए अब मुझे क्या लेना है, बिजनेस कैटेगरीज, ठीक है ना। तो इसको बिजनेस कैटेगरी ना बोलते हुए थोड़ा मैं सिंपल कर देता हूं, जस्ट आई विल कॉल एट it as category, only category. So categories and businesses. So I will create another table of categories. Table name should be in plural format. So instead of giving city, I will give cities. Instead of giving category, I will give categories. समझ में आ रहा है ना। टेबलों के नाम सिंगुलर फॉर्मेट में रखोगे कि प्लूरल फॉर्मेट में, प्लूरल फॉर्मेट में, ये स्टैंडर्ड है। आप फॉलो करो तो अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाओगे, आप फॉलो नहीं करोगे तो आपका लेवल, आप इंटरव्यू देखने जाओगे, सामने वाला आपका कोड देख के ही आपके बारे में पता लगा लेगा कि यार ये स्टैंडर्ड चीजों को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पर हमने ले लिया कैटेगरीज, हमने लिया कैटेगरीज, ठीक है ना। सेव किया, टर्मिनल में गए, दोबारा मैंने किया, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों का प्रैक्टिस कर करके देखो, है ना। ये हो गया, फिर दोबारा मैं टेबल में गया, राइट क्लिक किया, रिफ्रेश किया, क्या मेरे पास कैटेगरी टेबल आ गई है, बिल्कुल आ गई है, ठीक है ना। अब जाके यहाँ पर देखते हैं, अब मुझे चाहिए बिजनेसेस टेबल। सो लेट्स क्रिएट द बिजनेसेस टेबल, इसी का डुप्लीकेट किया, ठीक है ना। बिजनेसेस आईडी और क्रिएटेड एड तो लेना ही है, उसके बीच में आपको जो जो चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो हमने प्लान आउट किया था कैटेगरी को भी, हमने कैटेगरी नेम और सिटी नेम और बिजनेसेस नेम, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे कि डॉलर इन्फोटेक, ठीक है ना। डॉलर इन्फोटेक क्या है, डॉलर इन्फोटेक एक बिजनेस है, ठीक है ना। डॉलर इन्फोटेक एक बिजनेस है, ये होटल्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स, ये जितने भी तीन नाम लिखे हैं ये क्या है, सिटी के नाम है कि बिजनेसेस के नाम है कि बिजनेस की कैटेगरी के नाम है, कैटेगरी, कॉमन सेंस है भाई। तो ठीक है ना, ये समझ में आ रहे होंगे। अब मैं आपको बोल दूं दिल्ली है, मुंबई है, इंदौर है, भाई ये जो तीन चीजें दी हैं ये क्या है, दीज आर सिटीज, ठीक है ना। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कौन सी चीज क्या है। डॉलर इन्फोटेक इज अ बिजनेस नेम, हॉस्टल, ये हॉस्टल्स लिख दिया मैंने, होटल्स, ठीक है ना। तो होटल्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, ऑल दीज आर कैटेगरीज। दिल्ली, मुंबई, इंदौर, दीज आर ऑल सिटीज, ठीक है ना। तो कौन सा रिकॉर्ड किस टेबल में डालना है ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है ना। इसमें इंटरेस्टिंग टेबल है हमारी बिजनेस टेबल, क्योंकि बिजनेस टेबल ही इन दोनों टेबलों को आपस में क्या करवाएगी, ज्वाइनिंग करवाएगी, और ज्वाइनिंग बहुत जरूरी है हमारे लिए। और कौन सा ज्वाइन हम करेंगे, इनर ज्वाइन करेंगे बेसिकली, ठीक है ना। So we have a table called business and it will have a column name like business name, ठीक है ना। तो नेम हम फिक्स दे सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़े, जो डेटा टाइप आपको समझ में नहीं आए कि यार इसमें हमें क्या लेना है, इसमें क्या लेना है, तो आप स्ट्रिंग ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगला मुझे चाहिए, अगला मुझे चाहिए, अगला मुझे क्या चाहिए, बिजनेस कैटेगरी आईडी, ठीक है ना। तो बिजनेस कैटेगरी आईडी यहां पर मैंने दे दिया बिजनेस कैटेगरी आईडी। तो यहां पर मैंने कैट आईडी दे दिया, ठीक है ना। मैंने क्या दे दिया, कैट आईडी, कैट आईडी मतलब कैटेगरी आईडी। और यहां पर मैंने दे दिया सिटी आईडी, सिटी अंडरस्कोर आईडी, सिटी आईडी। और ये यूजर को भी मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि फिर वो धीरे धीरे हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे कि ये बिजनेस किसका है भाई, या डॉलर का, ये बिजनेस किसका है, ये इस पर्टिकुलर वाई यूजर का है, ये एक्स यूजर का है, ठीक है ना। वो चीजें धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया, इतना हमने लिया। और मैं दोबारा में गया, npx prisma db pool मैंने किया,
ठीक है ना। और मैं यहाँ पर गया और राइट क्लिक किया, रिफ्रेश किया, और देखो मेरे पास ये सारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो है कुछ रिकॉर्ड्स हम स्टोर कर लेते हैं। सो रिकॉर्ड्स स्टोर करने के लिए आप अपने सी ड्राइव पे चले जाओ, ठीक है ना। आप डायरेक्टली GUI से भी स्टोर करवा सकते हैं। लाइक सबसे पहले मैं सिटी ले लेता हूँ। सिटी में यहाँ पर हम गए और यहाँ से ऑल रोज में गए, ठीक है। यहाँ से ऑल रोज में करने के बाद ऐड रो, रो मतलब रिकॉर्ड, एक नया रिकॉर्ड डालना है। चलिए रिकॉर्ड डालते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट रिकॉर्ड, इसको ID1 दे दिया, नेम इसको मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल डाली, ठीक है ना। यहाँ पर सिटी का नाम आप स्मॉल केस में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली आपने इंटरनल डेटाबेस में दिल्ली स्मॉल लेटर में है। और क्रिएटेड एट आप टाइम स्टाम्प, हम बाद में टाइम स्टाम्प ले लेंगे। और इसको मैं करवा देता हूँ एग्जीक्यूट, ठीक है ना, क्योंकि जब तक मैं एग्जीक्यूट नहीं करवाऊंगा डेटाबेस में इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर नहीं होगी। तो इसको मैंने करवा लिया ये। अब मैं यहाँ पर सिटीज में जाऊंगा और वापिस में मैं जाऊंगा ऑल रोज पे, फिर से दोबारा क्लिक करूंगा तो देखिए लोड होके हमारा दिल्ली आ गया। तो ऐसे आपको फटाफट आप GUI से भी रिकॉर्ड्स अपने स्टोर करवा सकते हैं, दिल्ली, मुंबई एंड इंदौर। सो मैं एक और रिकॉर्ड स्टोर कर लेता हूँ, एक और रिकॉर्ड स्टोर कर लेता हूँ। सेकंड नंबर पे मैं स्टोर कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल नीमच, ठीक है ना। और मैंने इसको सेव किया। एक रिकॉर्ड और स्टोर कर लेता हूँ थर्ड नंबर पे, दैट इज मुंबई। और मैं इसको परमानेंटली क्या कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। और कंफर्म कैसे करूंगा, राइट क्लिक करके व्यूज एंड ऑल रोज, और ये कंफर्म हो जाना कि हाँ सर हमारे पास रिकॉर्ड्स आ गए। भैया जब तक रिकॉर्ड्स नहीं है ना डाटाबेस में, टेबलों में, तब तक आप क्या काम करोगे ना, क्या शो करोगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी मस्ट हैव अ रिकॉर्ड टू शो ऑन दी फ्रंट एंड साइड। इफ वी हैव रिकॉर्ड्स वी कैन शो ऑन द फ्रंट एंड साइड। आपका जो फ्रंट एंड इंटरफेस आप बनाओगे वहां पर तभी आप डेटा बता पाओगे जब आपके पास बैकएंड में डाटा होगा। तो सबसे पहला काम तो आप अपने बैकएंड में डेटा स्टोर कर लेना। और चलिए मैं कैटेगरीज स्टोर कर लेता हूँ। कैटेगरीज में मैं गया, व्यू ऑल रिकॉर्ड्स पे गया, और कुछ कैटेगरीज स्टोर कर लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में यहाँ से स्टोर कर लेता हूँ फर्स्ट नंबर, एंड दैट इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है, ओके। सेकेंड रिकॉर्ड, it can be a hotel, can be hotel, it can be a hotel. And the third can be, for example, it can be a hospital, ठीक है। और मैं इसको सेव कर लेता हूं, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर पे है सॉफ्टवेयर कंपनी। और सिटीज में अगर हम गए, सिटीज में हम गए तो सेकंड नंबर पे है नीमच। सो यहां पर मैं एक रिकॉर्ड्स हम डाल लेते हैं, इंसर्ट, ये तो वन होगा। यहाँ पर सॉफ्टवेयर कंपनी है फॉर एग्जांपल डॉलर इन्फोटेक, ठीक है ना। ऑलवेज ट्राई टू इंसर्ट सम रिकॉर्ड विच इज रिलेटेड टू योर करंट लोकेशन, क्योंकि आप उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाओगे, है ना। जैसे डालो आप उषा क्लिनिक या ज्ञानोदय कॉलेज। अब ज्ञानोदय कॉलेज कहाँ है, भी नीमच, इंदौर की कोई अगर होटल्स हो या कुछ भी हो, तो रियल वर्ल्ड से चीजें लेके आप उसको कनेक्ट करोगे ना, आपको चीज समझ में आएगी यार। क्योंकि अगर वो ज्वाइन होके मान लो ज्ञानोदय कॉलेज अगर इंदौर में बता रहा है तो वो गलत है। ऐसे थोड़ा कंपेयर कर सकते हो कि हाँ मैंने एंट्री सही करी कि नहीं करी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको करना है, ठीक है ना। सो ये डॉलर इन्फोटेक को मैंने डाला। ये कैटेगरी किसको है, सॉफ्टवेयर कंपनी को है। और सिटी जो है 2 नंबर पे है। और मैं अभी क्रिएटेड एड को स्किप कर रहा हूं और ये मैंने सेव किया, ठीक है ना। तो ये मैंने रिकॉर्ड्स एंट्री कर ली है, ठीक है ना। अब ये मैंने रिकॉर्ड्स एंट्री कर ली। अब आप अपना, आपको क्या करना है फिर उसके बारे में सोचो कि बेसिकली आई हैव एन एंड पॉइंट, आई हैव एन एंड पॉइंट, मेरे पास एक एपीआई का एंड पॉइंट है, या पर्टिकुलर मेरे पास एक राउट है। इस चीज को क्या बोलते हैं भैया, डॉट कॉम के बाद स्लैश के बाद जो कुछ भी होता है उसे क्या बोलते हैं, राउट है। और राउट के अलग अलग क्या हो सकते हैं, सेगमेंट हो सकते हैं। वी हैव अ राउट, व्हेन आई विल हिट ऑन दिस राउट आई विल गेट सम डेटा। I can get the data in the form of JSON and I can get the data in the form of a web page.
आपको डेटा दो तरीके से मिल सकता है राउट को हिट करने में। कौन कौन से दो तरीके? या तो जेसन मिलेगा या पेज मिलेगा। अभी बताओ ये जस्ट डायल वाला, ये मुंबई स्लैश होटल करके अगर मैं इंटर कर रहा हूँ, जेसन मिल रहा है कि एक वेब पेज मिल रहा है? वेब पेज मिल रहा है। तो समझ में आ रहा होगा कि ये एक वेब पेज है। नेक्स्ट जेएस में वेब पेज बनाने के दो तरीके मैंने प्रीवियस क्लास में बताए। तो आप क्लाइंट साइड कंपोनेंट लेके बनाओ या सर्वर साइड कंपोनेंट लेके बनाओ। उसका भी मैंने रिसर्च करने का तरीका बता रखा था कि पेज लोड होते ही अगर डाटा मिल जाए तो इट्स अ सर्वर साइड कंपोनेंट, और पेज लोड होते ही पेज लोड हो जाए उसके बाद एक आध सेकंड के लिए कहीं लोडर मिले और फिर डेटा है, दैट इज 100% क्लाइंट साइड। बिकॉज क्लाइंट साइड कंपोनेंट क्या होते हैं, पहले लोड हो जाते हैं, उसके बाद वो एपीआई रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद डेटा। तो यहाँ पर रिसर्च हमने करी थी प्रीवियस क्लास में भी कि यस, इन्होंने जो जजडाइल वालों ने ये वाला जो पेज है कैटेगरी लिस्टिंग वाला पेज, ये इन्होंने कैसे बना रखा है, सर्वर साइड बना रखा है। So let's create this server side segment, and this first segment is a dynamic segment. This second segment is also a dynamic segment. और ये dynamic segment कैसे बनाते हैं नेटफ्लिक्स ये भी मैं सिखा चुका हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ। आप चले जाइए अपने आप अपने किस में चले जाइए, नेक्स्ट जेएस में चले जाइए, ऐप राउटर में चले जाइए, गेट स्टार्टेड में, डॉक्स में, है ना। और यहाँ पर आपको देखना है लेआउट्स एंड पेजेस, है ना, क्योंकि हम पेजेस पे काम कर रहे हैं। तो आपको मैं बोल दूं एपीआई बनाओ, तो फिर किस सेक्शन पे जाओगे, राउट हैंडलर्स पे जाओगे। एपीआई बनाने के लिए कौन सा सेक्शन, राउट हैंडलर्स, और पेजेस बनाने के लिए लेआउट्स एंड पेजेस। इस लेआउट्स एंड पेजेस में आप देखना कहीं ना कहीं डायनेमिक सेगमेंट लिखा हुआ है, डायनेमिक कहीं लिख जाए ना, ये रहा डायनेमिक, ठीक है ना। तो डायनेमिक बनाने का एक सिंपल सा फंडा है, स्क्वायर ब्रैकेट के नाम का फोल्डर बनाओ, ठीक है। तो ये जो ये मुंबई है, इस मुंबई की जगह दिल्ली भी आ सकता है ना। तो यहाँ पर इस ये पहला सेगमेंट, ये बेसिकली मुंबई क्या है, इट इज अ सिटी। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखूंगा, सिटी लिखूंगा, ठीक है ना। सिटी के अंदर फिर कैटेगरी नाम का फोल्डर बनाएंगे, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम जाएंगे और देखते हैं, एसआरसी में गया, ऐप के अंदर गया, अब किस नाम से स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है अपने को, सिटी, है ना, सिटी, वेरी गुड। सिटी के अंदर ये तो पहला सेगमेंट हमारा डिफाइन कर देगा, ये पहला सेगमेंट हमारा कौन डिफाइन कर देगा, ये एसआरसी के अंदर एंटर करते ही पहला स्क्वायर ब्रैकेट। अब अगले अगला जो सेगमेंट है दैट इज ऑल्सो अ डायनेमिक, क्योंकि ये भी होटल्स भी हो सकता है, हॉस्पिटल्स भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर कंपनी भी हो सकता है। इट इज नॉट, सेकंड सेगमेंट इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड। The first segment of the URL, it is also not fixed, it is dynamic. Dynamic मतलब चेंज हो सकता है। तो सेकंड सेगमेंट हमारे लिए क्या है, कैटेगरी है। तो भाई सिटी वाली टेबल में एंटर करके अंदर जाके स्क्वायर ब्रैकेट लगा के क्या करूंगा मैं, कैटेगरी। और पेज बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, पेज डॉट जेएस, पेज डॉट जेएस, इस नाम की फाइल बनानी है, ठीक है ना, इस नाम की फाइल बनानी है। अब आप पेज डॉट जेएस जो है रिएक्ट का पेज है, रिएक्ट के पेज में आप दो तरीके से कंपोनेंट बना सकते हो, आरएफसी या आरसीसी। तो मैं आरएफसी यूज करूंगा और इंटर करूंगा, और सबसे पहला लाइन देखना है, अगर पहला लाइन में यूज क्लाइंट से शुरुआत हो रही है तो वो क्लाइंट साइड कंपोनेंट है, और यूज क्लाइंट देखने को नहीं मिल रहा है तो वो कौन सा कंपोनेंट है, वो सर्वर साइड है। और हमें इस टास्क को अचीव करने के लिए देख देख के सीखो, देख देख के इंप्लीमेंट करो। टेक्सटाइल वालों ने क्या कर रखा है, जैसे ही पेज लोड हुआ डाटा के साथ ही लोड हुआ, तो एवरीथिंग आपके यूआरएल से पैरामीटर गए, डाटाबेस सर्वर पर गए, सर्वर पे ये दोनों पैरामीटर आए, डेटाबेस से उसने रिकॉर्ड्स निकाले, और रिकॉर्ड्स निकालने के बाद पेज सर्वर पर ही उसने बिल्ड किया, और सिर्फ डाटा समेत क्लाइंट साइड पर उसने एक ही बार में शो कर दिया, नो वेटिंग टाइम। और क्लाइंट साइड कंपोनेंट में क्या होता है, वो वेट करता है एक आध सेकंड, एक सेकंड, दो सेकंड, लोडर वोडर का टेंशन रहता है। यहां पर समझ में आ गया इन्होंने कैसे यूज कर रखा है, इन्होंने सर्वर साइड कंपोनेंट यूज कर रखा है। सो ये हुआ। सो ये सेव किया मैंने, ब्राउजर में गया, आउटपुट देखा, लोकल होस्ट स्लैश, so the first segment, let's say it's Mumbai slash hotels and enter। अभी सिर्फ पेज रेंडर हो जाए मेरा, आज के लिए इतना काफी है, थोड़ा सा टाइम हमारा सेटअप में मेरा लग गया। यस, आइए, और आप कंफर्म कर सकते हो।
कुछ भी कंफर्म कर सकते हो, कुछ भी टेक्स्ट लिख के आप कंफर्म, यस मेरा पेज आ रहा है। सो इन प्रीवियस क्लास, इन द few previous classes, I showed you how to access the first segment, how to access the value of second segment, और उनको मैंने डिस्प्ले करना भी बता रखा था। उनको डिस्प्ले करके हम डीबी से कनेक्ट करके डीबी से निकाल के ये लाना है। ये काम हम कब करेंगे? कल करेंगे। मीनवाइल इतना काम जितना मैंने आपको बता रखा है, इसको प्रॉपर्ली आप अच्छी तरीके से करो, ठीक है ना। ये सारी चीजें रिवाइज करो, हर छोटी छोटी चीजें आप स्क्रीनशॉट में आप डिफाइन करो और उसको देखो और चीजों को कनेक्ट करो और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट से कनेक्ट करो। यस, इन्होंने ऐसा कर रखा है तो ऐसा कैसे कर रखा है? इन्होंने भी नेक्स्ट.जेएस से बना रखा है, हम भी नेक्स्ट.जेएस सीख रहे हैं। अगर ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो हम भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन्होंने कौन सा ट्रिक यूज कर रखा है इस डाटा को लाने के लिए, वो ट्रिक हम भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें भी नेक्स्ट.जेएस आता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो उस चीजों को देख देख के आप इंप्लीमेंट करो, ठीक है ना। तो आई थिंक ये इसका मैंने आपको बता दिया है कि ये वाला जो पेज है बेसिकली 3 टेबलों से आ रहा है, सिटी टेबल से, बिजनेस टेबल से और कैटेगरी टेबल से आ रहा है, ठीक है ना। अनटिल एंड अनलेस इसका ओनर का नाम भी दिख जाए तो उसमें फिर यूजर टेबल भी इन्वॉल्व हो जाएगी, बट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 टेबलों से ये ऑलमोस्ट रिकॉर्ड देखने को मिल रहे हैं। ये हम कल कल अचीव करेंगे इसको। तो मैं इसको गिटहब पे अपलोड कर देता हूँ असाइनमेंट को।